सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। धीरूभाई अंबानी के द्वारा कही गई ये बातें पूरी तरह अपने जीवन पर फिट बैठती हैं। धीरूभाई अंबानी से आज हर कोई परिचित है। उनकी ख्याति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। धीरूभाई अंबानी को बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। पकौड़े बेचने का काम शुरू करने से लेकर अरबों की कंपनी खड़ी कर देने का धीरूभाई का ये सफर, तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आज की सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री की कहानी एक इतिहास है। कंपनी की स्थापना 1950 के आखिरी दौर में दिवंगत धीरूभाई अंबानी ने की थी, जब वो एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी का घर एंटालिया आज मुंबई की आइकॉनिक इमारत बन चुका है, उस कंपनी के संस्थापक 1960 के दशक में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुंबई में एक कमरे की चौल में रहते थे। ग्रुप की कंपनियां आज सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज में कारोबार कर रही है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने 500 रुपए से कारोबार शुरू करके हजारों करोड़ तक का सफर तय किया। धीरूभाई के पास कमाई को पहले से भांपने की काबिलियत थी। यमन के एडन में काम करते हुए धीरूभाई ने देखा कि वहां चल रहे सिक्कों की कीमत उस चांदी की कीमत से कम थी जिस पर कीमत अंकित थी। धीरूभाई अंबानी ने सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और मुनाफे को जेब में डाल लिया। उनके अनऑफिशियल बायोग्राफी हमीश मैकडोनाल्ड की माने तो धीरूभाई ने कहा था कि मौके का फायदा नहीं उठाने में मेरा कोई यकीन नहीं है। धीरूभाई का पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है। अपने घर की हालात को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए वो अपने पिता के साथ पकौड़े बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। मात्र 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्हें ए बेस्सी एंड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर काम किया, जहां उनकी तनख्वाह केवल 300 रुपए प्रति माह थी। लेकिन कुछ ही समय में कंपनी ने धीरूभाई की काबिलियत और काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर की पोस्ट दे दी। उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। भारत में जहां लाखों स्टार्टअप्स हर साल फेल होते हैं, धीरूभाई अंबानी ने जिस तरह 500 रुपए से लेकर शुरू करके रिलायंस को 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई, यह हर कारोबारी को सीखने की जरूरत है। 28 दिसंबर 1932 को पैदा हुए धीरूभाई गुजरात के एक स्कूल शिक्षक के तीसरे बेटे थे। जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जूनागढ़ के बहादुर कांजी हाई स्कूल का छात्र, जिसने 10वीं कक्षा के बाद एडन में अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास जाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, वो एक दिन दुनिया का सबसे दौलतमंद लोगों में से एक होगा। 1957 में एडन में 8 साल बिताने के बाद धीरूभाई मुंबई पहुंचे। तब उनकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। 500 रुपए तब ऐसी राशि थी कि 4 लोगों का परिवार कोई 3 से 4 महीने अपना गुजर कर सकता था। लेकिन इसी 500 रुपए के साथ धीरूभाई ने कारोबार की दुनिया में पहला कदम रखा। बिजनेसमैन बनने का सपना देखने वाले धीरूभाई ने बिजनेस करने का फैसला किया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश करने की जरूरत होती है और वो धीरूभाई के पास नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात के बिजनेस की शुरुआत की। 1958 तक जब उन्होंने अपना पहला छोटा ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया, तब उनका परिवार
भुवनेश्वर के जय हिंद एस्टेट में रहता था। कई प्रोडक्ट खासतौर से मसालों और कपड़ों में कारोबार करने के बाद 8 साल बाद धीरू भाई अहमदाबाद के पास नरोदा में एक छोटी कताई मिल के मालिक बन गए थे। शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को आयात करने और मसाले निर्यात करने का था। धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरू भाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत की। धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस बिजनेस में अच्छे अवसर मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद में नेरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की। यहाँ पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल किया गया और फिर धीरू भाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल रखा। धीरू भाई अंबानी कभी भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। उनके बारे में एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब उनको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए, तो वो उन पैसों से तुरंत सामने के 5 स्टार होटल में चाय पीने चले गए। ये देखकर उनके साथी जो उनके साथ काम करते थे आश्चर्य से पूछा कि तुम इतने कम पैसे कमाते हो, फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे अगर वहां चाय पीने जाओगे। इस पर धीरू भाई अंबानी बोले कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ 250 रुपए की चाय पीने वाले लोग बातें क्या करते हैं, क्या सपने देखते हैं, और उस 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। धीरू भाई अंबानी के अंदर जोखिम उठाकर काम करने का जो जज्बा था, उसका ही नतीजा है कि आज केवल उनका नाम ही काफी है। 1976-77 रिलायंस का सालाना कारोबार 70 करोड़ रुपए था। बहुतों के लिए काफी होगा, लेकिन धीरू भाई के लिए यह तो एक महज शुरुआत थी। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री सार्वजनिक हुई और 58,000 निवेशकों से इक्विटी पूंजी जुटाई। इसमें से कई निवेशक छोटे शहरों से थे। उसी वक्त से धीरू भाई ने अपनी कंपनी के टेक्सटाइल ब्रांड विमल का बड़े पैमाने पर प्रचार करना शुरू कर दिया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन ने 100 से अधिक फ्रेंचाइजी के रिटेल आउटलेट का उद्घाटन एक ही दिन में कर दिया। आलोचक मानते थे कि धीरू भाई को दिग्गज नेताओं की सरपरस्ती हासिल थी और इसी का फायदा उन्हें मिलता चला गया। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी। तब विक्ट्री रैली के मंच पर वो और धीरू भाई साथ साथ दिखाई दिए। बताया जाता है कि वो तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री के प्रमुख सहयोगी R.K. धवन के भी खास माने जाते थे। अगर आप कारोबार में सफल होना चाहते हैं और खासकर भारत में, तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। आपके पास ऐसे संपर्क होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सके, और धीरू भाई के पास ऐसे ही संपर्क थे। उन्होंने शुभचिंतक कहते हैं कि अंबानी की कामयाबी उनके वित्तीय कौशल, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल की वजह से ढलान पर आई। लेकिन उनके आलोचक कहेंगे कि जिस तरह से वे दोस्त बना सकते थे और लोगों को प्रभावित कर सकते थे, वो बेहद कम दिखाई देता है। वो कहते हैं इसने उन्हें अपने फायदे के लिए लाइसेंस परमिट सिस्टम के इस्तेमाल करने का मौका दिया। धीरू भाई ने एक बार कहा था, हम अपने शासकों को नहीं बदल सकते, लेकिन जिस तरह से वे हम पर शासन करते हैं, हम उनको बदल सकते हैं। बेशक सफलता कभी भी एक तरफा नहीं होती। धीरू भाई अंबानी के अपने प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने उन्हें हर तरह से नीचे गिराने की कोशिश की। रामनाथ गोयनका के साथ उनकी कांटे की लड़ाई थी, जो इंडियन एक्सप्रेस के उग्र और निडर मालिक थे। फिर बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ भी उनकी प्रतिद्वंदिता थी। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर अंबानी के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए। वीपी सिंह सरकार के दौरान रिलायंस का उत्पीड़न हुआ, जिसने लगभग कारोबारी घराने को घुटनों पर ला दिया था। 1986 में दिल का दौरा पड़ने के बावजूद धीरू भाई बच गए थे और उनकी कंपनी का विकास जारी रहा। 1990 के दशक में
उन्होंने आक्रामक रूप से पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विस की ओर रुख किया, तब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली। तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 मिलियन थी। फोर्ब्स की सालाना सूची कहती है कि दुनिया की 2000 सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनियों में से 56 भारत में है। इसमें मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंकिंग 142 है। 3,42,982 कर्मचारियों वाली कंपनी की कमाई 7.92 ट्रिलियन भारतीय करेंसी है। कंपनी की कमाई भारत की जीडीपी की लगभग 3% है। यह कंपनी अपने एक्सपोर्ट से ही कुल कमाई का 37% हासिल करती है। धीरूभाई अंबानी ने 6 जुलाई साल 2002 को दम तोड़ दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। धीरूभाई अंबानी की यह कहानी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनिशा न्यूज।